हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो आपका रहेगा क्या है, चैप्टर नंबर 16 है, यानी यूनिट नंबर आपका 16 रहेगा। बीपीएसई क्या आपकी बुक क्या है, बीपीएसई, ठीक है। 145 पूर्वोत्तर भारत में लोकतंत्र एवं विकास, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट एंड, इसको देखेंगे। आपकी जो बुक रहेगी इसका आज का हमारा क्या है, ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। आर्थिक विकास, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा देखिएगा, 6.2 आर्थिक विकास के चरण, यानी विकास के चरण बोलो या आर्थिक विकास के चरण बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। इसको आर्थिक विकास वैसे एग्जाम में लिख करके आएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा रहेगा 6.3 रहेगा क्षेत्रीय विकास। क्या है, जैसे क्षेत्रीय विकास में औद्योगिकरण, कृषि, मिजोरम और मणिपुर, और फिर हम देखेंगे शहरीकरण। इन सारे पॉइंट को आज हम इस चैप्टर नंबर 16 में देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आपको कई सारे वीडियो बनाए हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 15 तक मैंने पूरी क्लास करवा दी है। आप जा कर के वो सारा वीडियो देख लीजिएगा और आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप सभी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को देख रहे हो तो जा करके और भी मैंने वीडियो बना रखी इस चैप्टर की, वो सारी वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो हमारा रहेगा पॉइंट, देखिएगा मैंने जो बोला है आपको 6.2 हमने देखा था, मैंने बोला था आर्थिक विकास के चरण। विकास के चरण बोलो, यहाँ पर विकास के चरण लिख रहा है इस बुक में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, आर्थिक विकास के चरण, ठीक है। क्या है, आर्थिक विकास के चरण, ठीक है। देखिएगा चर्चा के लिए हम पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक विकास को 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम लोग पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक विकास देखें, हम पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक भी, देखो यहाँ पर आ गया ना आर्थिक विकास, ठीक है। आर्थिक विकास के 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण अगर देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में 1950 से लेकर के 1972 का चरण, यानी पूर्वोत्तर भारत में विकास का जो पहला चरण है 50 से लेकर के 72 तक, 1950 से 1972 तक चरण देखेंगे। दूसरा 1972 से लेकर के 1990 तक का चरण होगा। तीसरा जो चरण होगा हमारा जो उदारीकरण, यानी जो भारत में जो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर में जो एक प्रकार से हम भूमंडलीकरण है जिसे बोलते हैं, 91 में जो हमने इकोनॉमी को खोला था, उदारीकरण के बाद का चरण, जिसे में आज़ादी के बाद विकास में नेहरूवादी मॉडल का वर्चस्व था। देखो इस चरण में विकास के इस आधार पर विकास करने की मुख्य भूमिका दी गई थी, बाजार असमानताओं को बढ़ाया जाए, यानी बाजार को जब मान्यता दी 91 में, जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन किया और जब वैश्वीकरण आया उसके बाद को हम कह रहे हैं। देखो राज्य से असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई थी, यानी राज्य में जो असमानताएं थी भाई, जो असमानताएं थी मार्केट में, उसको कम करने के लिए पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में, हालांकि पूर्वोत्तर की बारे में नीतियों का विकास पर मुख्य फोकस नहीं किया गया था। यानी 91 में भारत में 91 में जो आर्थिक विकास को लेकर के यानी मार्केट खोला गया था, उसमें पूर्वोत्तर को लेकर के उसमें पूर्वोत्तर के विकास पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। केंद्र की नीतियाँ राष्ट्र निर्माण की ओर उन्मुख थी, उग्रवाद से निपटना, यानी केंद्र सरकार की जो नीतियां क्या थी, ज़्यादातर जैसे भाई उग्रवाद है उससे हमें कम निपटना है। राजनीतिक स्वायत्तता का सवाल था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, असम का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। राजनीतिक स्वायत्तता का सवाल, जिसके परिणाम स्वरूप असम का दूसरे चरण में अगर हम देखें, असम के पुनर्गठन पर विशेष बात थी। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश के लिए, जो कि 1987 में राज्य बने। 1975 में सिक्किम का विलय किया है और 1972 में उत्तर पूर्वी परिषद बनाई गई। इस अवधि के दौरान विकास राज्य की नीतियों में शैक्षिक विमर्श का केंद्र बन गया। तीसरे चरण में अगर हम देखेंगे, जो हमारा जो तीसरा चरण है यानी आर्थिक सुधारों का चरण, जिसे हम उदारीकरण का चरण बोलते हैं, केंद्र ने पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए अधिक संस्थागत और नीतिगत प्रोत्साहन देने की मांग की। यानी जब तीसरा चरण आता है 91 में, एक नया चरण जब शुरू होता है, जब हमने अपनी पूरी इकोनॉमी को खोल दिया और बाजार को, मार्केट को लिए पूरी दुनिया को खोला था, तो पूर्वोत्तर के लिए एक प्रकार से क्या था, बहुत सारा मांग उस टाइम पूर्वोत्तर को बहुत ज़्यादा उससे मदद मिला। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को 1989 से 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार विशेष श्रेणी
के राज्य के रूप में, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उसको संविधान के कह सकते हो कि भाई विशेष श्रेणी में उसको रखा गया है। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, यानी पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनको क्या है, विशेष राज्य का उनको क्या दर्जा दिया गया, यानी विशेष राज्य की उनको दर्जा मिली है। उन्हें केंद्रीय सहायता और कर छूट का अधिकार है, यानी केंद्र सरकार उन्हें बहुत सारी सहायता देती है, उन्हें टैक्स में भी बहुत सारी छूट देती है। इस श्रेणी के तहत सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं, यानी पूर्वोत्तर भारत के लिए जो केंद्र सरकार है वह स्पेशली बहुत सारी योजनाएं चलाती है। इस तहत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को केंद्रीय सहायता मिलती है। 90% अनुदान 10%, यानी केंद्र सरकार है वह पूर्वोत्तर भारत को क्या 90% तक क्या देती है, अनुदान देती है और 10% ऋण भी देती है। विकास के लिए प्रोत्साहन के लिए पूर्वोत्तर भारत में जैसे औद्योगिक लाइसेंस है, रिहायशी वित्त है, सब्सिडी है, विकास केंद्रों की स्थापना है, औद्योगिक विकास में माल ढुलाई के विकल्प है। यानी केंद्र सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वोत्तर भारत में क्या देती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे रही है भारत सरकार, केंद्र सरकार देती है पूर्वोत्तर के राज्यों को। 1996 प्रधानमंत्री जो HD देवेगौड़ा थे ने केंद्र सरकार के विभागों को अपने बजट का 10% पूर्वोत्तर से संबंधित कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करने के, यानी कह सकते हैं जब HD देवेगौड़ा थे उन्होंने बोला था भाई कि जो हमारा बजट है उसका 10% जो है पूर्वोत्तर के लिए जाएगा, यानी पूर्वोत्तर में हम उसके लिए लगाएंगे। यदि लक्ष्य को पूरा करने के लिए राशि का उपयोग नहीं किया गया तो अप्रत्यक्ष निधि को संसाधन के गैर व्यापक केंद्रीय पूल में जमा किया जाएगा, जिसका पुनः उपयोग हम इसको कर सकते थे। पूर्वोत्तर के लिए कह सकते हो कि केंद्र सरकार कई सारी योजनाएं चलाती है और पूर्वोत्तर में सरकार जो केंद्र सरकार हो विशेष रूप से वहाँ का विकास हो, वहाँ पर डेवलपमेंट हो, बल्कि वहाँ पर आर्थिक विकास के लिए जो हमारी भारत सरकार है वो तमाम तरह के प्रयासों को कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में हम अब देखेंगे हमारा यहाँ का क्षेत्रीय विकास। यहाँ पर देखिए क्या 16.3 क्षेत्रीय विकास में देखिए पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीय स्तर पर विकास में पिछड़ गए, यानी पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीय विकास स्तर में विकास में पिछड़ गए हैं। उदारीकरण के बाद चरण में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास दर के बीच खाई और चौड़ी हो गई। ठीक है, गुलसव सचदेवा की गणना के अनुसार औसत विकास दर 1980 में 4.4 थी, जबकि 90 में के दशक में 3.6 थी। यह दोनों दशकों में राष्ट्रीय औसत से कम था, यानी पूर्वोत्तर में अगर देखें तो 1980 और 90 के दौर में पूर्वोत्तर का जो विकास था बहुत कम था। 1980 के दशक में 5.4 और 90 के दशक में 5.2, यानी देश की जो वृद्धि थी उससे कम थी पूर्वोत्तर, यानी पूर्वोत्तर कम विकसित हो रहा और पूरा देश उसकी बनस्पत पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, विभिन्न राज्यों में विकास दर में गिरावट अलग अलग थी। सबसे कम दर विकास वाला क्या था, असम, यानी असम में सबसे कम डेवलपमेंट हो रहा था और उच्चतम सबसे ज़्यादा था वो त्रिपुरा और नागालैंड में सबसे ज़्यादा विकास हो रहा था। पूर्वोत्तर में रोजगार के विषम मार्ग हैं। पूर्वोत्तर में अगर हम रोजगार की बात करें तो वहाँ पर एक समस्या है, बढ़ती आकांक्षाएं, अर्थव्यवस्था 12 मासी विशेषताएं बन गई, यानी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो उनकी 12 महीने अर्थव्यवस्था चलती नहीं, इसलिए विशेषता बन गई। यहाँ यह खंड पूर्वोत्तर भारत के कुछ उदाहरणों के साथ औद्योगिकरण, कृषि विकास और शहरीकरण पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी पूर्वोत्तर भारत में जो औद्योगिकरण हुआ है, जो कृषि का विकास हुआ है, उसके बारे में जो शहरी विकास हुआ हम उस पर क्या करेंगे, डीप विस्तार से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। असम का दूसरा AGP 1996 से लेकर के 2002 तक की शुरुआत राज्य की खराब आर्थिक स्थिति के साथ हुई। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भारत के कई राज्यों की तुलना में कम थी। दूसरी ओर AGP सरकार ने विकास को अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया। इसने उद्योग, बुनियादी ढांचा, जो कृषि विकास के लिए कई सारी नीति, यानी कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में अगर 1990 से पहले देखें तो बहुत ज़्यादा विकास में पिछड़ा हुआ था पूर्वोत्तर, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। लेकिन 1991 में जब नई आर्थिक नीति भारत में आती है उसके बाद पूर्वोत्तर में विकास हुआ और केंद्र सरकार लगातार पूर्वोत्तर भारत को लगातार आर्थिक रूप से बहुत सारा मदद करती है, बहुत सारा पैसा देती है, बल्कि हमारी जितनी GDP है, जो हमारा बजट होता है उसका 10% पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र सरकार खर्चा करती है, जिसके 1996 में HD देवेगौड़ा ने बोला था कि हमें पूर्वोत्तर के लिए जो हमारा बजट होगा उसका 10% पूर्वोत्तर के लिए हम क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, ताकि पूर्वोत्तर भी डेवलप हो सके, उसका भी विकास हो सके पूर्वोत्तर का। ठीक है, अब हम पूर्वोत्तर भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ उस पॉइंट को देखेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट
पॉइंट क्या है, पूर्व औद्योगिकरण देखिएगा। 1990 के दशक में भारत में सुधारों की शुरुआत के बाद, यानी 1990 के दशक में क्या था, भारत में आर्थिक सुधार होते हैं। आपने पढ़ा होगा 91 में ना, आर्थिक सुधार जब वैश्वीकरण होता है तो भारत अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोलता, आर्थिक सुधार हुआ। आर्थिक सुधार के बाद राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पहल करने के लिए प्रतिबंध से मुक्त है। पूर्वोत्तर भारत जो था, जब 1991 में भारत नई आर्थिक नीति लेकर के आता है तो पूर्वोत्तर के जो राज्य थे वो अपने विकास करने के लिए उनको बहुत सारे क्या मौके मिलते हैं, जो पहले प्रतिबंध था उससे मुक्ति उनको मिली। ठीक है, केंद्र सरकार ने नई औद्योगिक नीति अपनाई। ठीक है, केंद्र सरकार 1991 में नई औद्योगिक नीति लेकर के आती है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने क्षेत्र विकास के लिए रोड मैप तैयार किया, यानी नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल थी वो पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एक रोड मैप बना। भारतीय उद्योग संघ जो था, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन ने इस क्षेत्र में निवेश करने की पहल की। यानी कह सकते हैं बहुत सारी जो कंपनियां थी उन्होंने बोला कि हम नॉर्थ ईस्ट में क्या करेंगे, अपना निवेश करेंगे, वहां पर कंपनी लगाएंगे, वहां पर फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ। ठीक है, दूसरा एजीपी सरकार। ठीक है, जो एजीपी यानी अगर हम बात करें तो 1996 से। ठीक है, एजीपी सरकार का मतलब है यहाँ पर अब जो अटल बिहारी की जो सरकार की। ठीक है, अटल बिहारी की सरकार में यानी 96 से 2002 के विकास नीतियों के अरुण कुमार जाना के विश्लेषण के आधार पर हम इस सरकार की विकास नीतियां जाना कुछ विशेषताओं की पहचान कर सकते हैं। दूसरी, एजीपी सरकार ने 1997 में असम के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा, यानी जब अटल बिहारी 96 में आते हैं तो क्या करते हैं कि असम के लिए नई सारी नीतियों की घोषणा करते हैं। इससे पहले 1982 में, 1986 में और 1991 में असम सरकार द्वारा औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने, यानी असम में हम क्या कर सके भैया, रोजगार पैदा कर सके, क्योंकि असम में इस टाइम गरीबी थी, बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, ताकि वहाँ पर हम आर्थिक नीतियाँ लेकर के आएँ। इस नीति का उद्देश्य राज्य में रोजगार अवसर को पैदा करना तथा कच्चे माल और मानव संसाधन का उपयोग करना, यानी हम वहाँ पर जो कच्चा माल है उसका उपयोग कर सकें और वहाँ पर जो मानव संसाधन का हम अच्छे तरीके से। इस नीति ने किन किन चीज़ों पर जोर दिया था देखिएगा। सबसे पहला, राज्य में औद्योगिकरण के लिए उपलब्ध संसाधन जैसे कच्चा माल है, भाई राज्य में जो औद्योगिक संसाधनों में जो कच्चा माल है, मानव संसाधन है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज कर सकें, इसके लिए एक अवसर बना। दूसरा जो रहा, क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों में विदेशों से औद्योगिकरण के लिए निवेशकों के लिए, यानी असम में कह सकते असम में देश के और अन्य जो विदेश के लोग हैं वो असम में आकर के निवेश करें, इसके लिए हमें माहौल तैयार किया। तीसरा क्या था, सुनिश्चित किया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन समय सभी पर लाभ, यानी जो ये सुनिश्चित किया गया जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, इसके लिए जो प्रोत्साहन दे रही है वो टाइम से काम होगा। ठीक है, चौथा हमने क्या, गैर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें, जैसा कि स्थानीय कौशल है, उद्यमिता है, क्षमताओं का विकास किया, महिला उद्यमियों का विकास करना, रोजगार के महिलाओं के लिए विकास के लिए रोजगार का अवसर करना। ठीक है, बीमार इकाइयों का पुनरुद्धार किया गया, पहाड़ियों तथा कम विकसित क्षेत्रों के विकास पर, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र थे या जो कम विकसित क्षेत्र थे उन पर क्या किया था, विशेष काम दिया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे असम विजन दस्तावेज 2025 क्या है। दूसरा, एजीपी सरकार, यानी दूसरी जो अगर हम बात करें, ये जो एनडीए की जो सरकार चल रही है, मोदी की सरकार जो दूसरी सरकार आई है, ने बुनियादी ढांचा को विकसित करने की मांग की जो औद्योगिक के लिए जरूरी है। उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने असम विजन 2025 दस्तावेज तैयार किया है। विजन दस्तावेज के उद्देश्य थे असम के विकास में सामाजिक आर्थिक संकेतों को, असम के विकास के लिए अगर हम बात करेंगे, जो एनडीए की सरकार है या नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो असम के विकास के लिए 2025 तक असम में डेवलपमेंट हो, विकास हो, इसके लिए उसने क्या किया है, एक दस्तावेज तैयार किया। क्योंकि असम में, और आप सबको पता भी असम में इस टाइम क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो असम को विकास के लिए, असम में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, इसके लिए एक क्षेत्र तय, यानी वहाँ का क्षेत्रीय विकास हो और ज़्यादा असम डेवलप, यानी वहाँ पर निजी क्षेत्रों और सरकार के बीच साझेदारी की गई है और असम को वहाँ असम की डेवलपमेंट और विकास के लिए, यानी यहाँ पर अगर देखोगे मोदी सरकार ने असम के विकास के लिए एक दस्तावेज यानी विजन तैयार किया 2025 तक असम को हमें डेवलपमेंट पर ले जाना और विकास करना। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारा इसमें जो कृषि का क्षेत्र है, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया। ठीक है, कृषि देखिएगा, असम में कृषि का विकास बहुत कम हो रहा है। असम की बात करें तो वहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है वो बहुत कम विकसित हो रहा है।
भूमि वितरण का अगर हम पैटर्न देखें तो कृषि में कम उत्पादकता के कारण, यानी कृषि में क्या है, उत्पादकता कम, यानी बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं हो रही। ठीक है, 1980-90 के बीच कृषि में 2.1% की वृद्धि हुई थी, यानी 1980 से 90 देखेंगे सिर्फ 2% की वृद्धि हुई। 1990 के दशक में यह धीमी होकर के 1.6 रही, यानी 1990 आते आते जो असम में विकास, कृषि के विकास था वो कम हो गया। ठीक है, हो गई। असम मानव विकास रिपोर्ट 2003 जाना 2021 पृष्ठभूमि 120 पर इसको बताते हैं। एजीपी ने 1996 में, ठीक है, एजीपी ने 1996 में चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कृषि के महत्व पर जोर नहीं दिया था। यानी 1996 की जो सरकार थी उसने असम में कृषि के क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। हालांकि एजेपी सरकार ने इसे अपने 2025 के, यानी अब मोदी जी की सरकार है, जो एनडीए की जो सरकार है, 2025 के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बढ़ाना है। विजन डॉक्यूमेंट में गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, इन सारी रणनीतियों को तैयार किया गया है। यह मानव संसाधन के विकास के माध्यम से किया जाना है। यह उपलब्धि शैक्षिक बुनियादी ढांचे, पोषण, कल्याण, पिछड़े वर्ग के उत्थान में ही संभव है। हालांकि विजन डॉक्यूमेंट में कृषि पर जोर देने के बावजूद कृषि अपेक्षित तर्ज पर नहीं बढ़ी। यानी विजन डॉक्यूमेंट में अगर देखें तो विजन में बोला कि 2025 तक हमें असम में कृषि को बढ़ाना, लेकिन उस प्रकार से नहीं बढ़ी है। एजीपी सरकार की नीतियों के दौरान बाद में कृषि के विकास में उतार चढ़ाव आया है। 1990 के दशक की उत्तरार्ध कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, यानी 1990 के बाद अगर देखें तो असम में की जो कृषि है वह बढ़ी है, उत्पादकता वृद्धि, लेकिन उसके बाद गिरावट आई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का, असम के मुख्यमंत्री ने बोला है कि जो असम है वो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनेगा। असम में कृषि से संबंधित विकास में सरकारी भूमि का अतिक्रमण एवं असम में जो है कृषि भूमि में एक दिक्कत आती है कि ज़्यादातर सरकारी भूमि है। ठीक है, परंपरागत रूप से कृषि पर अतिक्रमण करने वालों को बांग्लादेश के प्रवासी माना जाता है। यानी ज़्यादातर जो भाई असम में जो भूमि है खेती के लिए भूमि इसलिए कम हो रही है क्योंकि ज़्यादातर बड़ी संख्या में लोग क्या है असम से वो बंगाल से आते हैं। ठीक है, असम में बंगाली आ रहे हैं, बांग्लादेश के आ रहे हैं। ठीक है, बंगाली नहीं, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। संजय बरुआ के अनुसार जहाँ पारंपरिक रूप से अतिक्रमण अप्रवासियों द्वारा किया जाता है, यानी अतिक्रमण अप्रवासियों के द्वारा किया जा रहा है, वहीं यह उन लोगों पर भी किया जाता है जो अपनी भूमि के कटाव के कारण विस्थापित हो रहे हैं। कटाव से विस्थापित होकर के वह अपनी जमीन उपलब्ध होती है जो उस पर कब्जा कर लेते हैं, जिसमें सरकारी जमीन भी शामिल है। अतिक्रमण के भी कम है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम में मौजूदा समय किसकी सरकार है, मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, भाजपा सरकार सिपा झार के गुरखुटी क्षेत्र में विकास परियोजना शुरू करना चाहती है जहां से अतिक्रमणकारियों को निकाला जाना है। ठीक है, इसने विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बेदखल अतिक्रमण के क्षेत्र की पहचान किया है। सरकार ने विकास और संबंधन गतिविधियों के लिए पहल के लिए विधायकों की एक समिति का गठन किया है। सरकार ने वन गतिविधियों को शुरू करने के लिए किसानों के एक समूह के लिए बहुउद्देशीय कृषि उत्पाद संगठन का हिस्सा बनाने के लिए पहचाना है। कह सकते हैं कि असम में अगर हम देखेंगे जो बीजेपी की सरकार है वो असम के विकास के लिए, असम के डेवलपमेंट के लिए लगातार काम करे ताकि असम को हम विकास में ले सकें। और लगातार पिछले कुछ दशकों में देखोगे, इससे पहले वहाँ पर अगर देखोगे तो असम में भी असम के मुख्यमंत्री जो थे वो भी बीजेपी से थे, अभी भी असम में बीजेपी की सरकार है। ठीक है, तो वहाँ पर देखोगे असम लगातार अगर बात करें तो असम में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से असम के विकास के लिए लगातार डेवलपमेंट विकास हो रहा। मोदी जी वहाँ पर काफ़ी काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दशकों से जब से बीजेपी आई है वहाँ पर जो उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट बनाया 2025 तक हमें असम का विकास करना है, ये सारी चीज़ों से अगर आप देखोगे तो असम जो लगातार विकास की श्रेणी में आ रहा है, लगातार वहाँ पर आर्थिक विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे मिजोरम और मणिपुर। देखिएगा, समावेशन के लिए समांतर तंत्र के बिना केंद्रीय एजेंसियों से नकदी का अनंतता प्रवाह में मिजोरम को विकृत पैदा कर दी है। ये कह रहे हैं कि भाई जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो सरकार है, उसने मिजोरम पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मिजोरम है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, विकृति पैदा हो गई है बोल रहे हैं ना। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के विकास के लिए अकेले व्यक्तिगत संसाधन की केंद्रीय पूल
में बहुत सारी धनराशि आवंटित की गई। अगर बात करें जो केंद्र सरकार है उसने पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत सारे पैसे बांटे हैं, धनराशि दी है। मई 2006 में रुपये 60,000 बिलियन, ठीक है, इसको दिया गया था। कुछ अमीरों ने विलासिता की वस्तुओं पर खर्च किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। इसे अर्थव्यवस्था का विषम विकास पैदा हुआ। मिजोरम में कहकर 2004 में केंद्र की सरकार ने पैसा दिया, उसे जो अमीर लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो अमीरों ने क्या किया, उसको अपनी विलासिता में खर्च कर दिया, ठीक है। इसे वहाँ पर मिजोरम में जो विकास होना था, डेवलपमेंट होना था, वो विकास नहीं हो पाया। मिजोरम का NSDP राष्ट्रीय औसत से लगातार कम रहा है, लेकिन इसकी प्रति व्यक्ति खपत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मणिपुर में विकास परियोजनाएं अपने उद्देश्यों को, यानी मणिपुर की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो विकास की परियोजनाएं हैं वो लगातार जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए मणिपुर का, उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। उग्रवादियों के हस्तक्षेप से यहाँ पर, यानी अगर हम बात करें मणिपुर में जो उग्रवादी हैं, बार बार उग्रवादी संघर्ष करते हैं, क्रांति करते हैं, वहाँ पर हिंसा करते हैं, इसलिए मणिपुर में जो विकास की योजना है वो रुकी पड़ी हैं। उग्रवादी विकास के लिए आवश्यक धनराशि की मांग करते हैं। इम्फाल में फ्लाईओवर के निर्माण में इस तरह की मांग के कारण देरी हुई। उग्रवादी समूह छोटे व्यापारी, नाइयों और निम्न श्रेणी के सरकारी अधिकारियों से पैसे की मांग करते हैं। भूमि में औपचारिक दर्जा अधिकारों की अनुपस्थिति ने उत्पादक उद्यमों में निवेश के लिए बाधा के रूप में अगर देखोगे तो वहाँ पर काम किया है। सार्वजनिक वस्तुओं के लिए बने धन को राजनेताओं, वरिष्ठ नागरिकों और उग्रवादियों द्वारा विनियोजित किया जाता है। राज्य एजेंसियों और कार्यकर्ताओं की वैधता में वहाँ पर कमी है। किसानों के लिए बड़ी मात्रा में सब्सिडी वाले उर्वरक का निजी बाजार में वितरण। ये कह सकते हैं कि मणिपुर में जो विकास और डेवलपमेंट होना चाहिए था वहाँ पर उसका सही ढंग से पैसे का यूज नहीं किया जा रहा है। यानी जो चीज़ें विकास में खर्च होनी थी, जो चीज़ें आम आदमी को मिलनी थी, किसानों को मिलनी थी, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रहे हैं। यानी मणिपुर और जो मिजोरम है वहाँ जो विकास और डेवलपमेंट है जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से वहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा। वहाँ पर जो आर्थिक स्थितियाँ थोड़ा कमज़ोर हमें दिखाई देती हैं। अब हम देखेंगे शहरीकरण, ठीक है, देखिएगा शहरीकरण, देखिएगा शहरीकरण भी पूर्वोत्तर भारत में विकास के मानक में से एक है। यानी शहरीकरण भी है पूर्वोत्तर के विकास में एक इम्पॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर जो मुख्य रूप से ग्रामीण समाज है, पूर्वोत्तर के ज़्यादातर जो राज्य हैं ग्रामीण समाज है, शहरीकरण की प्रक्रिया से गुजरे। यानी पूर्वोत्तर में लगातार शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण निम्नलिखित कारणों के एजेंडे का हिस्सा बने, यानी निम्नलिखित कारणों से जो शहरीकरण है एजेंडा बना है। राज्य सरकारों द्वारा सुधार के बाद की अवधि में राज्य और निजी उद्यमियों के बीच साझेदारी के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के लिए नए सामाजिक वर्ग जैसे कि जनजातीय समुदाय में उद्यमी आदि। मेघालय में शहरीकरण पर साहित्य पूर्वोत्तर भारत में शहरीकरण का एक उद्योग है। कह सकते हैं कि लगातार अगर देखोगे तो पूर्वोत्तर भारत जो है वहाँ पर लगातार शहरीकरण हो रहा है। वहाँ पूरा ग्रामीण समाज है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, लेकिन उस ग्रामीण समाज का धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है। यानी वहाँ पर नई नई इंडस्ट्री लग रही, नई नई कंपनी लग रही है, विकास की परियोजनाएं जा रही हैं, तो शहरीकरण पूर्वोत्तर में बहुत तेज़ी से हो रहा है। मेघालय सरकार ने भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ मिलकर न्यू शिलोंग टाउनशिप विकसित करने की योजना शुरू की है। पुराने शहरों में शिलोंग के पास NCT को विकसित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर में अगर देखोगे तो लगातार विकास के लिए वहाँ पर काम हो रहा है। मेघालय कल संघ 2021 में खनिज और वन संसाधनों के उपयोग के साथ साथ NCT के लिए भूमि का अधिग्रहण राजनीतिक केंद्र का विषय बन गया। कह सकते हैं वहाँ पर लगातार जो सरकार है वह ज़मीन को ले रही है तथा विकास को करने के लिए, डेवलपमेंट को करने के लिए। और जो एक प्रकार से पूर्वोत्तर जो ग्रामीण समाज था, ये ग्रामीण समाज है, वह लगातार वहाँ पर इंडस्ट्री बनने से, कंपनी बनने से, नए नए काम होने से लगातार वह एक शहरीकरण हो रहा है। यानी पूर्वोत्तर भारत जो है वह शहरीकरण की प्रक्रिया से लगातार गुजर रहा है। और पूर्वोत्तर में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो पूरी तरीके से शहर बन रहे हैं और शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी तेज़ी से पूर्वोत्तर भारत में फैल रही है। तो ये चैप्टर नंबर जो 16 था आपका, इसमें से मैंने आपको पूरा बता दिया है। जैसे यहाँ पर देखोगे AGP सरकार 1996-2001 के विजन दस्तावेज 2025 की विशेषता, यानी जो विजन दस्तावेज है उसकी विशेषता बताना है। पूर्वोत्तर भारत के विकास की प्रक्रिया के एक भाग में शहरीकरण पर टिप्पणी, शहरीकरण आ गया ना अभी जो मैं आपको पढ़ाया,
लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर क्या 16.4 में आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका सारांश आ गया। अगर आप सारांश भी पढ़ लेते हैं ना तो सारांश से भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो जो सारांश दिया रहता है ना, इसको ज़रूर पढ़ के जाया करो भैया। अगर आप सारांश पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से पता चलेगी। लास्ट में यहाँ पर संदर्भ आ गया, जैसे बरुआ है, संजय बरुआ का नाम लिया तो जिस प्रकार से जहाँ से इसमें कुछ सारी चीज़ों को शामिल किया गया, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न के उत्तर हैं, जैसे यहाँ पर कुछ बोध प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तरों को यहाँ पर बताया गया। और कुछ उपयोगी पुस्तकें हैं जिन्हें आप पढ़ने के बाद इस चैप्टर को और भी अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो लगभग चैप्टर समाप्त हो गया है और पूरी बुक इसी के साथ समाप्त हो गई है, ठीक है। पूरी किताब जितनी थी वो मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें पढ़ा दी है। अभी भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये जो आपका बुक थी BPSE, आपकी बुक क्या थी? BPSE, ठीक है, 145, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में लोकतंत्र एवं विकास, ठीक है। तो इस बुक को मैंने पूरी किताब करवा दी है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, और आप सभी लोग प्लेलिस्ट जा करके ज़रूर चेकआउट कर लेना, ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने आपको सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत इजी चैप्टर हैं। एक एक वीडियो मैंने 2-2 या 3-3 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है। उस सारी वीडियो को आपको जा करके एक बार देख लीजिए। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी मदद मिलेगी और आपका जो एग्ज़ाम होगा ये बहुत अच्छे से जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो फ्रेंड है, जो दोस्त हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।